मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 से ज्योग्राफी सेक्शन से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, और आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, हम लोगों ने ज्योग्राफी के अपने पहले वीडियो में रिसोर्स के मीनिंग को समझा था, हम लोगों ने डेफिनेशन को समझा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आप सबको पता है, याद होगा कि रिसोर्सेज वो सभी चीज़ें जो नेचर में है, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है ना, सेटिस्फाई नीड्स, जिसको यूज करना हमें आता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंटेड इन नेचर दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ओके, दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और क्या देखा था हम लोगों ने कि सोशली और कल्चरली क्या थे, वो एक्सेप्टेबल थे, वो रिसोर्स होते थे। यही देखा ना हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में। रिसोर्स का बस मीनिंग समझा था और हम लोगों ने किया था रिसोर्स के टाइप्स को, ठीक है ना। आज हम लोग रिसोर्स के टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ओरिजिन के ग्राउंड पे, रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है ना। हम लोगों ने अलग अलग बेसिस पे रिसोर्स को क्लासीफाई किया था। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। 4 तरीके का हम लोगों ने लिया था ना, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, उसके बाद हमने क्या देखा था, ऑनरशिप, एंड लास्ट वन वाज डेवलपमेंट। तो हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्सेज क्लासिफाइड और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ origin we see 2 types of resources. One is biotic. Okay, so biotic resources are those resources which are obtained from biospheres or have life, ठीक है ना। बायोटिक में हम क्या देखते हैं, वैसे रिसोर्स देखते हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं, वो रिसोर्स बायोस्फीयर से आते हैं। बायोस्फीयर हम समझते हैं ना, बायोस्फीयर कहने का मतलब वैसा स्फीयर जो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हम लोगों ने अर्थ के रियल्म्स पढ़े थे, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जगत या जीव जगत। तो ये बायोस्फीयर से जो रिसोर्स हमें अवेल होते हैं क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्स। इसमें सभी लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, चाहे वो कौन चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हम लोग समझते हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक हो, चाहे वो फ्लोरा एंड फौना हो। फ्लोरा एंड फौना मीन्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। सो बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। these resources आर लिविंग बीइंग्स। ओके, क्लियर है ना। बायोटिक रिसोर्स हम लोग कर सकते हैं, ये बायोस्फीयर से आते हैं, ये ठीक है। अब आते हैं अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक नाम से क्लियर है कि अबायोटिक रिसोर्स कैसे होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्स हमें मिलता है उसको हम किस में डालेंगे, अबायोटिक रिसोर्स में। सो वी कैन से दैट दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, or better we can say that these are non-living resources. Okay, so these are non-living things or better composed of non-living things. Okay, these are non-living things, or we can say it in a better way that the resources which are obtained from non-living things. Okay, so
obtained from resources that are obtained from non-living things. For example, we can have water, mineral from non-living things, rocks, minerals. ओके, क्लियर है ना? चलिए, तो पहला जो हमारा ओरिजिन है बायोटिक एंड अबायोटिक, वेरी सिंपल. बायोटिक रिसोर्सेज है लाइफ, अबायोटिक रिसोर्स डू नॉट हैव लाइफ. क्लियर? एग्जाम्पल सबसे आसानी से हम लोग दे सकते हैं. अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं इसका. ठीक है, सेकेंड टाइप में हम क्या देखते हैं? रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. ठीक है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी के ग्राउंड पे देखते हैं. देखिए, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब हमारा क्या होता है कि रिसोर्स जो हम यूज कर रहे हैं उसके अवेलेबिलिटी के आधार पे उसके वो कितना अवेलेबल है, इस ग्राउंड पे हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं दो तरीके से रिसोर्स. एक क्या है? रिन्यूएबल. देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि वैसे रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे? इट कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड. इनको फिर से बनाया जा सकता है. रिप्रोड्यूस्ड केमिकली, फिजिकली, केमिकली और फिजिकली किसी भी प्रोसेस से इसको हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ना, चाहे वो केमिकली प्रोसेस हो, मैकेनिकल प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस हो. सो इट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड केमिकली, फिजिकली और मैकेनिकली. ठीक है ना, ये खुद से बन जाते हैं, दोबारा बनाए जा सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी रिप्रोड्यूस होता रहता है. ठीक है, वाटर, फॉरेस्ट. ठीक है, अगर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुआ भी तो फॉरेस्ट फिर से प्रोड्यूस हो सकते हैं, पौधे फिर से उग सकते हैं, पेड़ फिर से लगाए जा सकते हैं. तो ये सब क्या कहलाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्लियर है ना? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोग फर्दर दो ग्रुप में बांट सकते हैं. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो दो, वन इज कंटिन्यूअस एंड सेकेंड इज फ्लो. ठीक है ना, सो रिन्यूएबल रिसोर्स को हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस एंड फ्लो. कंटिन्यूअस एंड फ्लो. देखिए, कंटिन्यूअस रिसोर्स जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वैसे रिसोर्स से होता है जिसको हम मान के चलते हैं कि ये रिसोर्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, ये रिसोर्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. जैसे हम कहते हैं ना सोलर एनर्जी, हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी खत्म हो जाए लेकिन सोलर एनर्जी हमेशा रहेगा. ठीक है, सो हम वर्चुअली मान के चलते हैं कि दीज रिसोर्सेज विल एग्जिस्ट. ओके, ये समझ में आ रहा है? सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सबको हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस रिसोर्स. ठीक है, जबकि अगर हम फ्लो रिसोर्स की बात करें तो फ्लो रिसोर्स में हम ऐसे रिसोर्स को लेंगे जिसको आप कह सकते हैं कि ना ही ये रिन्यूएबल है ना ही ये नॉन रिन्यूएबल है. ठीक है, ये उसी टाइम प्रोड्यूस भी होते हैं, उसी टाइम ये ख़त्म भी होते चले जाते हैं. आ रही है बात समझ में? फ्लो कहने का मतलब हम लोगों का क्या होगा? फ्लो कहने का मतलब है कि दीज रिसोर्सेज आर नाइदर रिन्यूएबल नॉर नॉन रिन्यूएबल. सो फ्लो हमारे ना ही रिन्यूएबल है, नाइदर रिन्यूएबल नॉर नॉन रिन्यूएबल. ओके ना ही ये फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है. जैसे आप क्या कह सकते हैं इसको? रनिंग वाटर. ठीक है, रनिंग वाटर. सोलर रेडिएशन, ये किसका एग्जांपल और हो सकता है? चलिए, तो एग्जॉस्टिबिलिटी में हमने अभी कौन सा टाइप देखा है? रिन्यूएबल टाइप देखा है. अब हम लोग देखने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल टाइप. ओके, नॉन रिन्यूएबल कहने का मतलब क्या है कि इसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी रिन्यूड, विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड. ठीक है, अगर ये रिप्रोड्यूस होते भी हैं तो इनके फॉर्मेशन की स्पीड इतनी स्लो होगी कि उसको हम ऑलमोस्ट यही मान के चलते हैं कि दोबारा वो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं. जैसे हम लोग पेट्रोलियम वगैरह की बात करते हैं. ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन हम देखते हैं ना कि ये इनका जो फॉर्मेशन है दैट
इन्वॉल्व्स थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो हम मान के चलते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज ऑकर ओवर अ लॉन्ग और अ मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसमें। तो इसको हम मान के चलते हैं कि इसको जल्दी से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं मिनरल ऑयल का, ठीक है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कैन नॉट बी रिन्यूड और इफ़ इट इज़ रिप्रोड्यूस्ड इफ इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, ओके। तो चलिए रिन्यूएबल हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगले टाइप्स को। अगला टाइप हमारा क्या है, बेस्ड ऑन ऑनरशिप। बेस्ड ऑन ऑनरशिप कहने का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उस पे ऑनरशिप किसका है, उसके मालिक कौन है, स्वामित्व किसका है, ओके। तो ऑनरशिप के ग्राउंड पे हम लोग देखेंगे तो 4 टाइप के रिसोर्स आते हैं। सबसे पहला देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। आप देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी इंडिविजुअल का उस पर ऑनरशिप होगा। ये इंडिविजुअल कोई एक पर्सन हो सकते हैं, कोई एक कंपनी हो सकती है, ठीक है, एक फर्म हो सकती है। फर्म का मतलब कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स हैं इस पे किसी एक व्यक्ति का ये अधिकार होता है, लेकिन अगर सरकार को ज़रूरत पड़े डेवलपमेंट के काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत होती है रिसोर्स की, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको ऑक्यूपाई कर सकती है। कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए हम लोगों का ज़मीन है, हम लोगों की ज़मीन है, सरकार रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, सड़क को चौड़ा करना चाह रही है। अगर उसके लिए अगर ज़मीन चाहिए सरकार को, तो सरकार कहाँ से ज़मीन लाएगी, हमारे ज़मीन को ऑक्यूपाई करेगी। उसके लिए सरकार कॉम्पनसेशन दे सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन एन इंडिविजुअल रिसोर्स कैन बी ऑक्यूपाइड, कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। नॉर्मल केस में इंडिविजुअल रिसोर्स पे किसका कब्जा होगा, किसी एक आदमी का कब्जा होगा, किसी एक फर्म का कब्जा। सो दीज आर ऑल्सो owned by privately or an individual. When it comes to national interest, it can be taken by the government, it can be occupied by the government, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्स जैसे हम कह सकते हैं हम लोगों का खुद का ज़मीन, घर, ऑफिस, गार्डन, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स हैं हमारे, ठीक है ना। अब कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग किसी भी ग्राउंड पे हो सकते हैं, चाहे वो कल्चरल कम्युनिटी हो, रिलीजियस कम्युनिटी हो, ठीक है। तो किसी एक कम्युनिटी के लोग मिल के अपने फंड से रिसोर्स जनरेट करते हैं और उस रिसोर्स का यूज लोग मिल के करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, मारवाड़ी गर्ल्स स्कूल, जैन सेवा समिति, जैन सेवा ट्रस्ट, ऐसे सुनते हैं, लायंस हॉस्पिटल सुनते हैं, पार्क सुनते हैं। जैसे हम लोग एक एरिया के लोगों के लिए पार्क बनाया गया, तो उस पार्क का मेंटेनेंस कौन करेंगे, उस एरिया के रहने वाले लोग, ठीक है ना। मारवाड़ी सेवा समिति हो गया, मारवाड़ी पुस्तकालय हो गया, तो जो मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बना दिया। When we say community resource, we mean that these resources are accessible to a particular community or people belonging to particular community. Okay, these are owned by every member of that very community. इस रिसोर्स को उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सभी लोग यूज करते हैं, उस कम्युनिटी के सभी लोग इसके ऑनर होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्स। क्लियर है ना। जैसे हमारे एरिया का स्कूल हो गया, इस सबके लिए, पार्क हो गया, ये भी सबके लिए, ठीक है। पिकनिक स्पॉट्स, ठीक है। रिलीजियस प्लेस, किसी एरिया का रिलीजियस प्लेस, उस एरिया के सभी लोगों का उस पर ऑनरशिप होता है, सभी लोग इसको यूज करते हैं। सो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे, हमारे कम्युनिटी रिसोर्स के, ओके ना। अब अगला रिसोर्स हम लोग देखते हैं, द थर्ड रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एंड दैट इज नेशनल रिसोर्स।
नेशनल रिसोर्स कहने का मतलब हमारा क्या होता है, उन सभी रिसोर्स से होता है जिस पे किसका कब्जा होगा, ऑनरशिप ऑफ स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। ये जो हमारे नेशनल रिसोर्स होते हैं दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज अंडर द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए एक टेक्निकल चीज़ हमें समझना है, ऑल द रिसोर्स विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन सच एज फॉरेस्ट, सच एज वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, मिनरल्स स्टॉक, दीज ऑल बिलोंग टू द नेशनल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक नेशन के भीतर जो भी चीज़ है, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, ठीक है, जो भी रिसोर्स होंगे इस पर्टिकुलर टेरिटरी में वो नेशनल रिसोर्स होगा। उसके अलावा हमें एक चीज़ समझनी है, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी कंट्री के जो कोस्टल एरिया है, देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे हमने ये कोस्टल एरिया देखा है ना, ये कोस्टल एरिया है हमारे, तो कोस्टल जो उसकी लैंड बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री से 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है, लैंड बाउंड्री से 12 किलोमीटर, सॉरी, लैंड बाउंड्री से 12 माइल्स तक का, नॉटिकल माइल्स 12 माइल्स तक का जो एरिया होगा, किसी कंट्री के लैंड बॉर्डर से सी रूट में, सी में उसके लैंड बॉर्डर से कोस्ट से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है उसको उस कंट्री का रिसोर्स माना जाएगा। ठीक है, जैसे जो हमारे जियोग्राफिकल जो लैंड वाले बॉर्डर हैं उस पर तो कब्जा है ही साथ कोस्ट से जो 12 मील का एरिया है वो भी इस कंट्री के नेशनल रिसोर्स में आएगा। अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को कि देखिए जो लैंड बॉर्डर है ना, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से कोस्ट शुरू होता है, यहाँ से भी कोस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक, जैसे ये आपके अंडर में, इस कंट्री के अंडर में, तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है ये भी कंट्री के नेशनल रिसोर्स में आएगा। अब क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। सो नेशनल रिसोर्स में एक कंट्री के भीतर के सारे रिसोर्स एक गवर्नमेंट, एक नेशन के अंडर में आएगा, और साथ ही साथ लैंड बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स अंदर सी तक, वाटर बॉडी तक भी उसी का ज्योग्राफिकल टेरिटरी माना जाता है। क्लियर है? अब इसी में हम लोग देखते हैं एक और टर्म होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है कि ये सारे वैसे रिसोर्स जिस पे किसी सिंगल कंट्री का नो इंडिविजुअल नेशन हैज़ ऑनरशिप ओवर दैट, वैसे रिसोर्स जिस पे किसी एक नेशन का ऑनरशिप नहीं हो बल्कि उस पे सभी नेशन का कब्जा है, उसके रिसोर्स को सभी नेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली आते हैं यूनाइटेड नेशंस के रेगुलेशन में या अंडर में। देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कंट्री का जो लैंड बॉर्डर है, इंडिया के हिसाब से आप देखते चलिएगा, लैंड बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो उस कंट्री का नेशनल रिसोर्स होता है। ठीक है ना, नेशनल रिसोर्स होगा। 12 नॉटिकल माइल्स से लेके देखिए आप अप टू 200 माइल्स, ठीक है, यहाँ तक का जो एरिया होता है, अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है ना, इसको एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन है, व्यापार के लिए ये क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ये चीज़ होता है कि अपने नेशनल बॉर्डर से 200 मील तक क्या कर सकते हैं कंट्री, जो भी जिसके, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया के साथ 200 मील तक, वैसे ही कोई और कंट्री है उसके लैंड बॉर्डर से 200 मील तक सी में या वाटर बॉडी में उस कंट्री को राइट्स मिलते हैं ट्रेडिंग के, कि वो कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया,
ठीक है। साथ ही इस जोन में 200 नॉटिकल माइल्स वाले जोन में कुछ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ये उनको राइट मिलता है, ठीक है। तो ये कहलाता है इसी कारण से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बात समझ में आ रही है। लैंड बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल तक का होता है वो कंप्लीटली नेशनल रिसोर्स माना जाएगा, ठीक है। अप टू 200 माइल्स तक को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जहाँ पे कंट्री को राइट्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का, जैसे मछली पकड़ना हो गया, फिशिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ठीक है। साथ ही साथ रिलेटेड कंट्री जो इससे जुड़ा हुआ कंट्री है वो कुछ टैक्स कलेक्ट कर सकता है, इसलिए इस जोन को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इससे आगे के टर्म में देखिए, यहाँ से इस 200 माइल्स से आगे का जो एरिया है, ठीक है ना, इसके ऊपर किसी भी कंट्री का ऑनरशिप नहीं होगा, ये कहलाएगा इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। देखिए नेशनल रिसोर्स हम समझ चुके हैं। नेशनल रिसोर्स कहाँ तक है आपका? 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है। और इसके बाद का जो है बियॉन्ड दिस क्या है हमारा? बियॉन्ड दिस इज इंटरनेशनल रिसोर्स। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। यहाँ का जो ओशन है इस पे कोई भी कंट्री का इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं होगा। ये डायरेक्टली आता है रेगुलेशन में, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है IRP, उसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, ठीक है, UN इन्वायरमेंट। तो ये जो इंटरनेशनल पैनल है ना, ये इसी की एक बॉडी है। किसके अंडर आएगी ये? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के अंडर में, ठीक है। यहाँ पे किसी भी वाटर बॉडी में, किसी लैंड बॉर्डर के 200 माइल्स के बाद का जो वाटर बॉडी वाला एरिया है उस पे किसी इंडिविजुअल कंट्री की ऑनरशिप नहीं होती है, बल्कि वो आता है अंडर द रेगुलेशन ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट की एक बॉडी है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। 12 किलोमीटर तक नेशनल बॉर्डर, 12 से 200 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे एक कंट्री कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, वहाँ पे कुछ टैक्स कलेक्ट कर सकती है, और उसके बाद का जो रीजन है उस पर किसी कंट्री का कोई ऑनरशिप नहीं होगा, वो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आएगा, ठीक है। देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स किया है, ओरिजिन के ग्राउंड पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के ग्राउंड पे, ऑनरशिप के ग्राउंड पे। और जो लास्ट हम बेसिस देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स का, तो ये देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि उनके यूज के आधार पे, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कैसे हो रहा है उसके आधार पे, एक्सप्लॉयटेशन के स्टेटस के आधार पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 तरह के रिसोर्स होते हैं। एक है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल कहने का मतलब हम लोगों का क्या होता है? पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल रिसोर्स कहने का मतलब हमारे वैसे रिसोर्स से है जिसको यूज करने की काफ़ी संभावना है, पॉजिटिव संभावना है, ठीक है, इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिएगा तो अपने गुजरात और राजस्थान साइड में आपको विंड एनर्जी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है ना। डेजर्ट रीजन है तो विंड स्टॉर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करने के चांसेस वहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। सो दिस रिसोर्स हैव क्वालिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड सो फार फॉर स्पेसिफिक रीजन। अभी तक देखिए इनके अंदर क्वालिटी है कि ये ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। स्टार्टिंग इनके एक्सप्लॉयटेशन का अभी नहीं हुआ है किन्हीं कारण से, ओके। एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं विंड एनर्जी का राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। अब वही हम देखते हैं दूसरे टाइप में देखते हैं, तो यहाँ पे है डेवलप्ड रिसोर्स। देखिए
पोटेंशियल है ना, तो अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, इसके चांसेज हैं, संभावना है, इसलिए ये पोटेंशियल है। लेकिन जब हम डेवलप्ड कहते हैं तो डेवलप्ड में क्या देखते हैं आप कि उसका यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स इज इन द कंडीशन और इज इन द सिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इट इज़ बीइंग एक्सप्लॉयटेड। डेवलप्ड रिसोर्स में 2 एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे, एक है स्टॉक और एक है रिजर्व, ठीक है। स्टॉक वैसे रिसोर्सेज हैं जिसमें आप ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि ये सर्टेन क्वालिटी को, सर्टेन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है, सेटिस्फाइंग फीचर इनके अंदर है, लेकिन इनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इनको एक्सप्लॉयट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। देखिए, स्टॉक रेफर्स टू दोज रिसोर्सेज विच वी नो दैट दे कैन सेटिस्फाई स्पेसिफिक रिसोर्सेज बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी these resource have been not in the condition of being used, ओके। ऐसे रिसोर्स जो टेक्नोलॉजी के कमी के कारण अब तक यूज में नहीं है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया गया है पानी का, वाटर का। हम लोग जानते हैं कि जो पानी है वो क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबसन में हेल्पफुल हैं, ठीक है ना, दोनों इनफ्लेमेबल है, ओके। तो इस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनफ्लेमेबल है तो फिर तो पानी से भी आग प्रोड्यूस किया जा सकता है। फायर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है ना, तो ये क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा, क्लियर। रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व वैसे रिसोर्स हैं जिनका यूज करना हम लोग जानते हैं, जिनके लिए यूज करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। देखिए, ये इनका हम लोग जो यूज करने की टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसलिए एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब फ्यूचर में इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है ना, तो जब फ्यूचर में अगर ज़रूरत होती है तो इसको एक्सप्लॉयट किया जाएगा। नाम से देखिए ना, रिजर्व हम लोगों के बाइक में होता है ना, कुछ हम लोग बाइक में रिजर्व लगाते हैं ना कि जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो कुछ अमाउंट वहाँ पे रिजर्व में होता है जिसको हम इमरजेंसी वाले सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो वही रिजर्व का मतलब यहाँ पे वैसे रिसोर्स है जिसको इमरजेंसी वाले सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। दीज आर सबसेट ऑफ स्टॉक विच वी नो टू यूटिलाइज दीज रिसोर्स बट देयर यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। Why the exploitation has not been started? Because keeping its requirement in future, okay, फ्यूचर को ध्यान में रख के इनका यूज स्टार्ट अभी तक नहीं किया गया है, इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स खत्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन टोटल 4 ग्राउंड पे हम लोगों ने किए हैं। कौन कौन से, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। 4 ग्राउंड थे, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप और डेवलपमेंट। अगर आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो फोकस करेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स टॉपिक में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।